Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 7 मार्च 2022 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा रखा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा कि हाँ मैंने अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। देखो वीडियो को आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ पूरे फोकस के साथ सुनना है, तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इनका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो मैं आप लोगों को कल की आंसर कीज बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एनवायरमेंट को लेकर दुनिया की एक सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी आती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो इंडेक्स है इसको हर साल रिलीज किया जाता है एक बॉडी के थ्रू, उसका नाम क्या है? वो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में राज्यसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में बताया गया है? तो वो है आर्टिकल 80। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो आज के टाइम पर आपको टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती हैं, जिसमें से 3 यूनियन टेरिटरी का डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा राज्यसभा के अंदर। वो 3 यूटी कौन सी हैं? वो है पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये क्वाड कंट्रीज हो गई। तो क्वाड कंट्रीज के नेवी के बीच में एक अभ्यास यानी एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन डिस्कशन करने से पहले आप लोगों से वही बात बोलना चाहूँगा जो डेली बेसिस पर बोलता हूँ। चाहो तो आप लोग यहाँ पर साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। इसको डाउनलोड करना, दिन में जब भी टाइम मिले इस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल कर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। आर्टिकल पर आते हैं। बात की गई है JCPOA के बारे में। ये क्या है? जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। काफी चर्चा में है पूरी डील। मैं आपको बेसिक्स के साथ बताऊंगा क्या इसके बेसिक्स थे, प्लस ये डील आज के टाइम पर कहां पर स्टैंड करती है, प्लस ये डील का इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या है, प्लस और कंट्रीज के क्या रिलेशन आते हैं इस डील को लेकर। सारे एस्पेक्ट्स यहां पर क्लियर करने वाले हैं। मतलब जब से डील हुई है ये 5-6 साल का पूरा इतिहास हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कवर करेंगे, बस ध्यान से सुनते हुए चलना। पहली चीज तो यहाँ पर ये न्यूज में क्यों है, तो न्यूज आप लोग देख पा रहे होंगे, द हिंदू का आर्टिकल है। ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर चर्चा की जा रही है, यहाँ पर कोशिश की जा रही है ये जो डील है ये वापस से हो जाए, और इस डील को करने के लिए जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस से बुलाया गया है वीना के अंदर। वीना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो यहाँ पर ये सभी लोग गए थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लोमेट्स गए ताकि यहाँ पर इस पूरी डील को वापस से रिवाइव किया जा सके। ये डील 2015 के अंदर हुई थी, ध्यान रखना। इस डील को साइन किया गया था प्रेसिडेंट बराक ओबामा की साइड से, क्योंकि यहाँ पर 2015 में अगर हम देखें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब हुआ करते थे। ये डील आगे चलती रही, बट 2018 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो यहाँ पर इस डील को इन्होंने वापस से, मतलब आप कह सकते हो कि डिसमेंटल कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कि इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अमेरिका को बाहर निकाल लिया, तब से ये डील बहुत ज़्यादा चर्चा में है और पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। तो एक एक करके सारे एस्पेक्ट को क्लियर करेंगे। तो अभी तो आपने न्यूज़ समझ लिया कि न्यूज़ क्या है, अब थोड़ा बेसिक से हम लोग बात करते हैं इस डील के बारे में। देखो 2015 के अंदर ये डील हुई थी, इसको हम लोग JCPOA के नाम से जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके साथ साथ एक और नाम है इसका, वो है ईरान न्यूक्लियर डील। ठीक है, एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं P5+1। तो तीनों एक ही नाम में, ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, ये तीनों एक ही डील के नाम देखने को मिलते हैं। नाउ ये जो डील है यहाँ पर 2015 में काफ़ी डिस्कशन हुआ, और फिर उसके बाद ईरान ने इन P5+1 कंट्रीज के साथ ये डील करी।
ठीक है। तो मतलब ईरान एक तरफ और P5+1 कंट्रीज एक तरफ। P5+1 मतलब परमानेंट 5 और एक ये जर्मनी, मतलब 6 कंट्रीज हो गई। तो ईरान ने इन 6 कंट्रीज के साथ ये डील करी थी। वो 6 कंट्रीज थी कौन? तो P5 कंट्रीज, परमानेंट 5 के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें जो कि हमारी यूएनएससी के अंदर परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और +1 में यहाँ पर जर्मनी आता है। तो इन 6 कंट्रीज के साथ ये डील की गई थी। लेकिन इस डील का बैकग्राउंड क्या था, पहले यहां पर मैं आपको उसको समझाता हूं। इस वाली पिक्चर पर आते हैं, फिर एक एक करके चीजों को क्लियर करेंगे। देखो 2015 से पहले की बात है, बिफोर 2015 ईरान ना बहुत सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए काफी कुछ टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा था। क्लियर हुआ? अब क्या होता है, ये 2015 से पहले ही स्टार्ट कर चुका था ये सारे काम ईरान। आगे कहानी बढ़ती है, यूएस और यूएस के कुछ एलाइज, इनको बाद में पता चलता है, कुछ जासूसी वगैरह करने के बाद इनको पता चलता है कि हाँ ईरान जो है इस प्रकार के काम कर रहा है, ठीक है। ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की तैयारी कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर यूएस और इन एलाइज को पता चलता है, ये लोग काफ़ी कंसर्न हो जाते हैं, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि ईरान के पास यहाँ पर मतलब एक न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। तो इसको देखते हुए यूएस क्या करता है, सैंक्शंस लगा देता है ईरान के ऊपर। कौन से सैंक्शंस? इकोनॉमिक सैंक्शंस। देखो अब यहां पर एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है, यूएस हर एक के ऊपर सैंक्शन लगाता हुआ नजर आता है। देखो यूएस अपने आप में एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है। इनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो यूएस यहां पर इस प्रकार से सैंक्शन लगाता है। देखो आज के टाइम पर दुनिया भर में जो व्यापार है, ट्रेड है, वो कैसे हो रहा है? डॉलर्स में हो रहा है ना, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स में हो रहा है। उसके बाद हम लोग किसी करेंसी का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है कहीं पर, वो सब हम लोग कैसे मेजर करते हैं? डॉलर्स में मेजर करते हैं। तो डॉलर की वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो यहां पर यूएस के जो सैंक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इसका मतलब जैसे ये हो जाएगा, ईरान के ऊपर मान लो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। अब ईरान के साथ जो व्यापार करेगा यूएस, उस कंट्री के साथ व्यापार नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात उस कंट्री को भी घाटा होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यूएस के सैंक्शंस इतने ज्यादा यहां पर मायने रखते हैं। क्लियर हुआ? तो कहां थे हम लोग? 2015 से पहले ईरान इस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था। फिर थोड़े दिनों बाद यहां पर यूएस और कुछ कंट्रीज को पता चलता है, तो सारी कंट्रीज यहां पर आपस में बातचीत करती हैं, यूएस यहां पर सैंक्शन लगा देता है ईरान के ऊपर, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद 2015 साल आता है, ईरान परेशान हो जाता है, ठीक है। अब ईरान यहां पर चाहता है कि देखो यहां पर पीसफुली, शांति से सारा काम हो जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग चुके हैं। ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से मतलब गड़बड़ा रही है, इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। तो ईरान काफ़ी चिंतित होता है। ईरान सोचता है यहाँ पर चलो एक न्यूक्लियर वेपन हम लोग मतलब ये जो न्यूक्लियर वेपन है इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और डील करते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं। तो ईरान ने यहाँ पर एक बातचीत रखी यूएस के साथ में कि कुछ आप बातचीत कर लो, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस मामले को ऐसे सुलझा सकते हैं, हमारे ऊपर से सैंक्शन हटा लो, क्योंकि सैंक्शन लगने की वजह से हमारी कंट्री की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जा रही है, ठीक है। लोगों की जॉब्स जा रही हैं, अंदर कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन डील होते होते भी काफी समय लग जाता है, क्योंकि यहां पर कुछ कंट्रीज आती हैं जो कि नहीं चाहती कि ईरान के साथ ये डील की जाए, कि ईरान के साथ यहां पर अगर डील हो जाती है तो ईरान काफी बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज यहां पर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ईरान के साथ ये डील हो और ईरान यहां पर फिर न्यूक्लियर वेपन्स को कुछ टाइम बाद बना पाए। जैसे कि यहां पे जब आप लोग देखते हो तो एक कंट्री आती है इजराइल। इजराइल कहां पे लोकेटेड है? जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा इंडिया का मैप, और इधर आप जाओगे तो इधर आपको एक छोटा सा इजराइल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पर आप देखो अच्छे से, ईरान ये हुआ, ईरान के पास में आपको यहां पर इजराइल देखने को मिलेगा। इजराइल से नीचे आपको यहां पर सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में ये कौन सी कंट्री है? इसका नाम जरा नीचे कमेंट सेक्शन बताना। काफ़ी बार हमने चर्चा करी है इसके बारे में, ठीक है। रिसेंटली भी काफ़ी चर्चा में था। तो आपने यहाँ पर देखना है इन 3 कंट्रीज़ को। ईरान जब डील कर रहा था तो ये दोनों कंट्रीज़ बहुत उठ रही थी, ठीक है। ये दोनों कंट्रीज़ बहुत अगेंस्ट में ईरान की, और आज के टाइम पर भी ये डील यहाँ पर इजराइल होने नहीं देगा, ठीक है। मतलब होने नहीं दे रहा है, एग्जैक्टली हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि देखो इजराइल के साथ तो रिलेशन ईरान के ऑलरेडी खराब है, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत पहले एक लीडर हुआ करते थे जो कि बहुत सारे स्टेटमेंट दे चुके हैं इजराइल के खिलाफ में, ठीक है। इजराइल को मैप से मिटा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। तो इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे अगेंस्ट में स्टेटमेंट आए हुए हैं। तो इजराइल और ईरान के रिलेशंस ऑलरेडी खराब हैं। तो इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन आए, और न्यूक्लियर वेपन आएगा तो फिर यहाँ पर इजराइल को खतरा पहुंचेगा। उसके बाद दूसरी कंट्री आती है सऊदी अरेबिया, ठीक है, ध्यान रखना। और सऊदी अरेबिया क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिचुएशन देखने को मिलता है शिया सुन्नी का। आपको पता होगा शिया सुन्नी के बीच में एक ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना, ये एक तरीके से मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सा देखने को मिलता है, एक राइवलरी सी देखने को मिलती है।
नाउ जो हम लोग बात करते हैं ईरान के अंदर, तो ईरान के अंदर जो शिया मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब मेजोरिटी यहाँ पर शिया मुस्लिम्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी सऊदी अरेबिया के अंदर आपको सुन्नी मुस्लिम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना है इसके बारे में। इसी वजह से यहाँ पर शिया सुन्नी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है बहुत लंबे समय से, ठीक है। इसके पीछे कि मैंने काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ाया है, आज से लगभग 3-4 महीने पहले पढ़ाया था। कोई बात नहीं, कभी मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं अलग से यहाँ पर शिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, पूरा हिस्ट्री को लेकर सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। अभी समझ लेते हैं हम लोग इस हिसाब से। तो अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऊपर डेटा दिया गया है। जो हम लोग मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, ये डेटा है शिया मुस्लिम्स का। तो ईरान के अंदर आपको बहुत सारे शिया मुस्लिम्स, 81% प्लस शिया मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। इनके बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट चलता है। सऊदी अरेबिया को भी यहाँ पर यही टेंशन है, ईरान के पास ये न्यूक्लियर वेपन ना आ जाए। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो फिर यहाँ पर ये डायरेक्टली हमारी कंट्रीज के ऊपर विस्फोट करेगा। तो इजराइल और सऊदी अरेबिया ये दोनों यहाँ पर चिंतित थे, और इन दोनों ने भी यहाँ पर यूएस को बहुत पिच किया कि भाई यहाँ पर सैंक्शन लगाओ इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, ईरान को रोको। इस प्रकार से अगर ये डेवलप करता रहेगा तो हमारे कंट्रीज को काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो ये कहानी यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ पर सारी चीज़ें अभी तक अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। ऐसा चल रहा था, चलते चलते एग्जैक्टली अब 2015 के साल में हम लोग डील वाले टाइम पर आते हैं। तो ईरान चाहता है कि हमारे ऊपर से सैंक्शन हटा दो और हम बातचीत करने को तैयार हैं P5+1 कंट्रीज के साथ में। मतलब ईरान बीच में आया और ये 5 कंट्रीज आ गई यहाँ पर सारी, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्कशन करने के लिए तैयार हुआ। P5+1 कंट्रीज है, मतलब जो साइड में आपको कंट्रीज दिख रही हैं, इन्होंने बोला ठीक है चलो हम लोग भी रेडी हैं, हम लोग डील करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें क्या होंगी? तो सबसे पहली शर्तें यहाँ पर P5+1 ने यहाँ पर इन कंट्रीज ने रख दी कि आपको पहली चीज़ तो अपने यहाँ पर जो ये यूरेनियम का एनरिचमेंट वगैरह है इसको बिल्कुल कम कर देना है, लो लेवल का एनरिचमेंट करना है, क्योंकि इसका यूरेनियम का एनरिचमेंट करने के बाद ही यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना पाएंगे, ठीक है। तो एनरिचमेंट काफ़ी भरपूर मात्रा में चल रहा था, जिसको अभी रोक दिया गया और ईरान से बोला गया भाई इस एनरिचमेंट को रोक दो, बहुत कम कर दो। तो लो लेवल का एनरिचमेंट यहाँ पर करने के लिए बोला गया। ईरान ने बोला ठीक है। उसका एक दूसरी कंडीशन भी रख दी। दूसरी कंडीशन ये रख दी कि ईरान के अंदर बहुत सारे आपको न्यूक्लियर प्लांट्स और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने मैप लगा रखा है, यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यह बोला गया कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है वो एजेंसी क्या करेगी, ईरान के इन सारे एरियाज़ के ऊपर अच्छे से ध्यान रखेगी, ठीक है, इनकी निगरानी रहेगी। तो दूसरी कंडीशन ये रख दी गई, दूसरी कंडीशन भी हो गई। तो इन सारी कंडीशन के बेसिस पर ये डील प्रॉपरली हो चुकी थी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये डील को कर लिया गया था कि आने वाले आगे 10 साल तक ऐसे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब डील हुई थी तो एग्जैक्टली इन्होंने मेंशन किया कि आने वाले 10 साल तक ऐसे डील चलती रहेगी। 2015 में जब डील हुई तो उन्होंने बोला 10 साल तक चलती रहेगी। लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत थी, डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ तो ट्रिगर कर गई कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इसके अगेंस्ट में रहे कि यहाँ पर ये डील बिल्कुल भी सही नहीं है, ये यूएसए के खिलाफ में डील रहने वाली है। क्योंकि 10 साल बाद यहाँ पर क्या होगा, ईरान के पास, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटे रहेंगे, ईरान अपनी इकॉनमी को मजबूत कर लेगा, प्लस 10 साल बाद वापस से अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बढ़ाना चालू कर देगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया था। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। क्लियर हुआ? तो इस डील को लेकर मैंने आई होप आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एग्जैक्टली मतलब जो वीडियो बननी चाहिए थी आधे घंटे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर 13 से 14 मिनट में पूरा इसका इतिहास अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आपने लोकेशन वगैरह सब कुछ देख लिया है। देन उसके बाद ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आपको बताया 10 साल का आगे टाइम दिया गया था। फिलहाल डील ये टिक नहीं पाई है अच्छे से। इस डील के बारे में और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में डील हुई है, डील क्या थी। यहाँ पर 2015 जुलाई में डील को साइन किया गया। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा दिए जाएंगे और ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोक देगा, बहुत लो लेवल का कर देगा। लेकिन बाद में यूएस यहाँ पर खुद इस डील से बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर अब यूएस जब इस डील से बाहर निकल जाता है तो ईरान का क्या रिएक्शन था, अब हम लोग उसको समझेंगे। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे पॉइंट्स क्या हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इस डील से निकल जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया। पहला रीज़न तो बोला गया जब ये डील की गई थी तो 10 साल तक डील टिकेगी। 10 साल बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा था कि ईरान वापस से अपने पास से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लेगा और इन 10 साल में ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा दिए जाएंगे, ईरान की इकॉनमी चलती रहेगी, तो इसकी वजह से ईरान पैसा भी कमा लेगा और ईरान को कोई डर नहीं रहेगा और न्यूक्लियर वेपन भी इसके पास तैयार हो जाएगा। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए। दूसरा रीज़न क्या था, जब ये डील करी गई 2015 में, ठीक है, 2015 से 2017 के बीच में पता है क्या हुआ, ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स की टेस्टिंग कर दी, बैलिस्टिक मिसाइल और भी बड़े बड़े मिसाइल्स की टेस्टिंग कर दी।
हालांकि डील हो गई थी कि भाई आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे काम, लेकिन फिर भी ईरान ने मिसाइल की टेस्टिंग करी। तो सारी कंट्रीज यहां पर काफ़ी चिंतित थी, यार ये डील होने के बाद भी ईरान काफ़ी सारी मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है। इसका मतलब आने वाले 10 साल में जब ये डील खत्म हो जाएगी, ईरान अपनी मिसाइल्स के साथ तैयार होगा, न्यूक्लियर वेपन्स उसके बाद बना ही लेगा, इकोनॉमी इनकी मजबूत हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम लोग निकलना है इस डील से बाहर। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए 2018 में, यूएसए को यहाँ पर इन्होंने इस डील से निकाल दिया बाहर कि हम लोग इस डील के अंदर रहने वाले नहीं हैं। डील से यूएसए को बाहर निकालने के साथ साथ ईरान के ऊपर वापस से बहुत सारे सैंक्शंस थोप डाले, बहुत सारे सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए, पूरी तरह से ट्रेड बैन कर दिया। जो दूसरी कंट्रीज है वो ईरान के साथ व्यापार नहीं कर पा रही थी, इस प्रकार से प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। नाउ जब 2018 में यहाँ पर यूएसए निकल गया, ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शन लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ईरान ने क्या डिसाइड किया, ईरान ने वापस से यहां पर अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना शुरू कर दिया। ईरान ने वापस से यहां पर क्या करना चालू कर दिया, ईरान ने वापस से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना चालू कर दिया। तो यहां पर आप देख पाओगे काफी कुछ ईरान ने यहां पर अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को रिज्यूम कर दिया था 2020 से ही, ठीक है, क्योंकि ईरान की हालत काफी खराब हो गई थी, कोई व्यापार नहीं कर पा रहा था क्योंकि यूएसए के सैंक्शन लग गए थे। अगर कोई व्यापार करता तो यूएसए उस कंट्री से व्यापार नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो इसकी वजह से ईरान ने ये बोल दिया क्या, ईरान ने बोला कि अब सैंक्शन लग ही चुके हैं तो कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ पर अपना जो भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे थे वो अभी भी करेंगे और सारा हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो अभी तक ये काम हो रहा था, तो लगातार न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप चले गए, जो बाइडन आ चुके हैं, ठीक है। अब जो बाइडन भी देख रहे हैं कि लगातार ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेकर रोका नहीं गया तो, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो बाइडन चाहते हैं कि वापस से ईरान न्यूक्लियर डील हो जाए, ठीक है। और इसी को लेकर, ये ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर अभी क्या हुआ, ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं कहां पर, वीना के अंदर, ऑस्ट्रिया में, जहां पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है ये डील पूरी तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर फोकस रखा जा रहा है कि वापस से ये डील हो जाए। आई होप आपको ये डील काफी अच्छे से समझ में आ चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये डील मतलब कि अभी हम लगे पड़े हैं कि रिस्टोर हो जाए, बट रिस्टोरेशन में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशन अपने आप में खराब है। वो क्यों खराब है, शिया सुन्नी वाला कॉन्फ्लिक्ट आपको पता होगा, है ना। तो इसकी वजह से सऊदी अरेबिया नहीं चाहता ये डील हो जाए, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया मतलब अगर ये डील हो जाती है तो ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे, ईरान व्यापार कर पाएगा, कुछ टाइम के लिए डील यहां पर हो जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद वो डील खत्म हो जाएगी, तब तक ईरान की इकॉनमी काफ़ी मजबूत हो जाएगी, ईरान अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा, क्योंकि हालत अभी काफ़ी बुरी है। ईरान के साथ कंट्रीज़ के व्यापार हो पाएंगे, कंट्रीज़ के रिलेशन ईरान के साथ वापस से बढ़ने लगेंगे। तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरान के साथ ऐसा हो कि अगर ईरान मजबूत हो गया तो सऊदी अरेबिया के खिलाफ में खड़ा हो जाएगा। तो अभी सऊदी अरेबिया एक मेजर हर्डल यहां पर देखने को मिलता है। सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल भी यहां पर इसी प्रकार से एक मेजर हर्डल देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको यहां पर समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से अभी रीस्टोरेशन में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट अब आते हैं एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इस डील का इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ा है, और अब ये डील वापस से हो जाती है तो भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको बस खाली ध्यान से सुनना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी डील के बारे में होगा तो, ठीक है। इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, पहली चीज ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर इस खुले एरिया में आकर समझाता हूं। देखो यहां पर उस समय क्या हुआ जब ये ईरान न्यूक्लियर डील को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मतलब 2018 के अंदर यूएसए को बाहर निकाल दिया गया, तो अमेरिका ने क्या किया, वापस से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, जिससे कि इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। इंडिया को कैसे नुकसान हुआ, भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदता है, बहुत सारा हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं। हम लोग ईरान के पास, यहां पर आप देख पाओगे चाबार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, है ना, चाबार पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर काम नहीं हो पाएगा। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं, तो ईरान के साथ रिलेशन हमारे बहुत अच्छे थे। अब ईरान से कोई ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए 2018 में वापस से, तो इससे भारत और ईरान की जो व्यापार है वो पूरी तरह से कट डाउन हुआ। अब भारत ने काफी लंबे समय से इसी वजह से ईरान से तेल नहीं खरीदा, ठीक है, यह आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये रिलेशन यहां पर खराब हुए, भारत को काफी नुकसान हुआ यहां पर, ये देखने को मिलेगा। अब क्या है, चीजें सही हो गई। अब मान लो कि जैसे ये डील हो गई वापस से, तो डील हो गई तो भारत को यहां पर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सबसे पहली बात, हम लोग अपने चाबार पोर्ट को वापस से अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि यहां पे आप देख पाओगे इधर बराबर में पाकिस्तान बैठा है और पाकिस्तान के नीचे एक ग्वादर पोर्ट है। इस ग्वादर पोर्ट को चाइना वाले ने बनाया है, तो अब इस पोर्ट को टैकल करने के लिए हमें इसके ऊपर और डेवलपमेंट की जरूरत है। तो भारत अपने चाबार पोर्ट के ऊपर वापस से दबाकर काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमें फायदा होगा। दूसरा फायदा क्या होगा, अगर ये डील हो जाती है तो हमारा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसिट कॉरिडोर है,
इसको हम लोग प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि क्या हुआ है, जब से यहाँ पर डील गड़बड़ाई है, हमारा INSTC यहाँ पर नहीं हो पाया है, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर प्रॉपरली नहीं वर्क कर पाया। क्यों? क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ये भारत से रशिया को कनेक्ट करता है। ये जो पूरा कॉरिडोर आपको दिख रहा है ये भारत से रशिया को कनेक्ट करता है। यहाँ से ईरान, ईरान से बंदरबास। अब ईरान के साथ रिलेशन खराब है तो यहाँ पर व्यापार वगैरह हो नहीं रहा है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे तो यहीं से मामला कट गया, ठीक है। तो इसी वजह से INSTC बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शन हट जाएंगे, डील वापस हो जाएगी, तो ईरान भारत के व्यापार भी अच्छे होंगे, ठीक है। ईरान से हम लोग तेल परचेस करना चालू करेंगे, बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा, प्लस उसके बाद ये रास्ता भी खुलेगा, हम लोग रशिया तक रीच कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर भारत को फायदा देखने को मिलेगा इस डील के रिगार्डिंग। आई होप आपको पूरी डील समझ में आ चुकी है, ठीक है। काफ़ी लंबा समय लगा है इसको प्रिपेयर करने में, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ये, और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको इसके बारे में इनफैक्ट तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक चीज़ यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इस वीडियो में से इस पर्टिकुलर डील या फिर इस पर्टिकुलर आर्टिकल की जो क्लिप है वो काट कर मैं अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर कुछ भी सिचुएशन आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ कि आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कर दूंगा, एक क्लिप काट के मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर, देख लेना आप लोग, ठीक है। अब जिंदगी भर कभी मत भूलना इस डील के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर GS पेपर 3 कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस का पार्ट है। दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, और एक जगह नहीं पूरे हमारे देश भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि ये पहला ऐसा कंजर्वेशन रिजर्व होने वाला है। दुगोंग क्या, यहाँ पर आप देख पाओगे, दुगोंग को हम लोग सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं। तो डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे करंट अफेयर के लिए। इन्होंने बताया तमिलनाडु का डिसीजन है कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, पाक बे या फिर जो गल्फ ऑफ मन्नर है यहाँ पर दुगोंग के लिए एक रिजर्व बनाने वाला है। दुगोंग के लिए, इस जानवर के लिए एक प्रोटेक्शन वाला एरिया बनाने वाले हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। और ये होगा रिजर्व दुगोंग के लिए, इस वाले जानवर के लिए। कहाँ पर बनाया जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नर और पाक बे वाले एरिया में। इससे यहाँ पर भारत पूरे साउथ एशिया के अंदर एक ऐसी कंट्री बन जाएगा जिसने दुगोंग कंजर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बनेगा, ये मैप देखो, ऊपर आपको तमिलनाडु नजर आएगा, तमिलनाडु यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपको ये एरिया देखने को मिलेगा। ये पाक बे वाला एरिया हो गया, ये गल्फ ऑफ मन्नर हो गया, यहीं पर ये दुगोंग पाए जाते हैं या सी काऊ पाई जाती है। तो इस वाले एरिया पर हम लोग एक कंजर्वेशन बनाने वाले हैं, जहां पर इन पूरे जानवरों को एक प्रोटेक्शन दी जाएगी और इनके शिकार वगैरह को पूरी तरह से रोका जाएगा। नाउ बात करें दुगोंग की, तो दुगोंग का साइंटिफिक नेम है दुगोंग दुगोन, ठीक है। इसको हम लोग सी काऊ समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, यूपीएससी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ चुका है, मैंने भी आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रखा है, टेलीग्राम पर सर्च करना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बोला गया सी काऊ के बारे में, फिर उसके बाद बोला गया ये यहाँ पर ऐसी प्रजाति है, एक ऐसा जानवर है जो कि एक हर्बीवोरस मैमल है। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो कि घास खाते हैं, ठीक है, मतलब कि पेड़ पौधे खाते हैं, वहाँ पे हर्बीवोरस मैमल होते हैं। ये समुद्र में रहने वाला एक ऐसा हर्बीवोरस मैमल देखने को मिलेगा जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। दुगोंग हमारे मैरीन इकोसिस्टम के लिए, मतलब हमारे समुद्र वाले हिस्से के लिए अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर इस दुगोंग की प्रजातियां खत्म होती हैं तो इससे डायरेक्टली हमारे पूरे मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, दुगोंग की प्रजातियां कहां पर देखने को मिलती हैं, कौन कौन से एरियाज में। तो लगभग 30 देशों में आपको ये जानवर देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में, तो इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नर, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर आपको ये प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। अब इस दुगोंग का IUCN स्टेटस क्या है, तो IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। तो ये जानवर वल्नरेबल कैटेगरी में है, मतलब अभी भी इसकी जनसंख्या ज़्यादा अच्छी मात्रा में है नहीं, क्योंकि अभी थोड़े बहुत और खत्म हुए तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी। इनकी जनसंख्या और खत्म हुई तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड, और पूरी तरह से अगर विलुप्त हो जाएगी प्रजाति तो वो कोलैप्स्ड कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। तो कोलैप्स्ड के पास में ही है, वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन जब भी कोई एनिमल के रिगार्डिंग बनता है, चाहे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, वो IUCN स्टेटस को लेकर बनता है। तो IUCN स्टेटस क्या है, इसका वल्नरेबल कैटेगरी का है। उसके बाद ये जो दुगोंग है, इनकी जान को काफी बड़ा खतरा है। खतरा कैसे है, तो यहां पर आप देखो थ्रेट्स में सबसे पहला थ्रेट क्या है, जो ये दुगोंग है ये क्या करते हैं, घास खाते हैं। जो समुद्र के अंदर उगने वाली घास होती है, सी ग्रास होता है, वो सी ग्रास यहाँ पर ये लोग खाते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं सी ग्रास भी यहाँ पे बर्बाद हो रही है पानी के अंदर। अब आप कहोगे सी ग्रास कैसे बर्बाद हो रही है, पानी के अंदर कौन जा रहा है, तो पानी के अंदर कोई नहीं जा रहा, लेकिन पानी के ऊपर से ये बॉटम ट्रॉलिंग होती है,
यानी मछली पकड़ी जाती है बॉटम ट्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके। मैंने बॉटम ट्रोलिंग आपको काफ़ी बार पढ़ाया है जब भी इंडिया और श्रीलंका के फिशरमैन इशू के बारे में हमने चर्चा करी, आपको याद होगा। बॉटम ट्रोलिंग में होता क्या है, यहाँ पर एक बोट है, बोट के अंदर यहाँ पर क्या होगा, जो फिशरमैन होगा वो बैठा होगा और फिशरमैन यहाँ पर एक जाल बांध देगा समुद्र के अंदर में, ठीक है। उस जाल को आगे आगे पुल करेगा, तो यहाँ पर बोट आगे होगी और जाल को भी आगे आगे पुल किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जाल पानी के अंदर जितनी भी मछलियां हैं उनको इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। अब क्या आपको लगता है सिर्फ मछलियां इसके अंदर आएंगी? नहीं, मछलियों के साथ साथ जो यहाँ पर सी ग्रास वगैरह है, यहाँ पे जो प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो सब बर्बाद हो जाएंगे, प्लस और भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनकी जान को खतरा पहुंच जाता है। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा थ्रेट है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से सारे घास खत्म हो गए, अब इसकी वजह से मैरीन इकोसिस्टम डैमेज हुआ, मैरीन एनवायरमेंट डैमेज हुआ। तो अब क्या होगा, इन दुगोंग को खाने को मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये दुगोंग हर्बीवोरस से मैंने आपको बताया, जो ये प्लांट्स हैं इन्हीं को खाते हैं ये। अब ये इन्हीं पेड़ पौधों को खाते हैं, तो ये पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं, तो यहाँ पर इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये बॉटम ट्रोलिंग एक सबसे बड़ा खतरा है। ट्रोलिंग आई होप आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सिंपल शब्दों में समझ में आ चुका है। प्लस ये जो बॉटम ट्रोलिंग है ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि क्या करता है, ये हमारे समुद्र का जो फ्लोर है इसको डैमेज कर देता है, जो कोरल रीफ्स होती हैं उसको डैमेज कर देता है, प्लस और भी बहुत सारे मैरीन एनिमल्स हैं उनको भी यहाँ पर मार देता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस थ्रेट, इस जानवर को काफ़ी थ्रेट देखने को मिलता है। उसमें से थ्रेट एक ये है। दूसरा थ्रेट क्या है, तो दूसरा थ्रेट है ह्यूमन एक्टिविटीज़। मानव के कुछ ऐसे काम है, हम लोग लगातार डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बहुत लगातार पोल्यूशन कर रहे हैं, इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ को की जा रही है, ठीक है। इलीगल तरीके से यहाँ पर फिशिंग की जा रही है, उसके बाद यहाँ पर हंटिंग हो रही है, पोचिंग की जा रही है। तो अलग अलग यहाँ पर थ्रेट्स हो चुके हैं डुगोंग को। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी इस प्रजाति की जान काफ़ी खतरे में देखने को मिलेगी। प्लस ये जो आपको जानवर दिख रहा है, इसका जो मीट है वो भी कंज्यूम किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर ये भी काफ़ी चर्चा में आपको देखने को मिलेगा। तो मीट कंज्यूम किया जाता है, इसकी वजह से भी इसको दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? तो दुगोंग के बारे में जान लेना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में एक इकोनॉमी का छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही है। हुआ क्या है, अभी कुछ डेटा आया है, डेटा के अंदर बताया गया भारत के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का सिंपल सा आर्टिकल है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर लगातार इंक्रीज होने वाला है और हो भी रहा है। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आने वाले कुछ महीनों में ये लगातार इंक्रीज हो सकता है। और ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी यहाँ पर 2.6% जो हमारा जीडीपी का है वो उतने प्रतिशत से ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर आपको ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बता दिया तो आई होप क्या आप लोग सारी चीज़ें बहुत आराम से समझ पाओगे। देखो, ट्रेड डेफिसिट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या कर रहे हैं कंट्री के अंदर, हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब मान लो हमारा देश कुछ यहाँ पर सामान एक्सपोर्ट करा, जब हम लोग किसी बाहर वाली कंट्री को सामान भेजेंगे तो वो इन रिटर्न हम लोग को क्या देगा, हम लोग को मनी देगा। हमारे लिए वो क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, ठीक है। ये हमारे लिए रेवेन्यू हुआ। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, इंपोर्ट मतलब हमने बाहर के देश से सामान को खरीदा। तो खरीदा तो हम लोग उसके बदले में अपना पैसा बाहर देंगे, उस कंट्री को उसकी पेमेंट देंगे जो सामान लिया है ना। तो वो हो गया हमारा इंपोर्ट। अब ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की कंडीशन तब आती है जब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट कम किया, मतलब हमने सामान बाहर बेचा कम, हमारी कमाई बहुत कम हुई है। लेकिन इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट हमने भरपूर मात्रा में कर दिया है और पैसा हमारा खूब गया है बाहर, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि कमाई हमारी बहुत कम हुई है, खर्चे ज़्यादा हो गए, ठीक है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वही वाली जो पिक्चर है ना, उसी पिक्चर को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है और खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेड डेफिसिट या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों को दिख रही होगी। इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन वेयर द कंट्रीज इंपोर्ट ड्यूज एक्सीड द रिसीट फ्रॉम द एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट बढ़ जाता है जब एक्सपोर्ट से, दैट सिचुएशन विल बी अ ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो, इस डेफिनेशन के दो नाम है। इसको आपने ट्रेड डेफिसिट के नाम से सीख लिया, लेकिन ट्रेड डेफिसिट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड डेफिसिट और नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड एक ही बात है। क्लियर हुआ?
अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ पर अगर इस प्रकार से ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, भारत की कमाई कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो सबसे पहला कारण है भाई ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर तेल के दाम बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा? हम लोग तेल को बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर। अब तेल खरीद रहे हैं ज़्यादा दामों में तो ज़्यादा पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारा इंपोर्ट बिल जो है फाड़ के आ रहा है, इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा, है ना। उसके बाद आज के टाइम पर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चर्चा में है रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। तो रशिया यूक्रेन के बीच का जो ये विवाद है, इस विवाद की वजह से और नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन ये दोनों कंट्रीज मिलकर बहुत कुछ एक्सपोर्ट करती हैं दुनिया भर में, तो उन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। अब उनके दाम बढ़ेंगे, भारत भी उनको इंपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर महंगे दामों में इंपोर्ट करेगा। इसकी वजह से आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि ट्रेड डेफिसिट और बढ़ता हुआ नजर आए, जो कि इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। सिंपल क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, देखो इस आर्टिकल को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडर्न हिस्ट्री जीएस पेपर 1 का आपका ये पोर्शन है। सर औरबिंदो के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी करके जीएस पेपर 1 के अंदर यूपीएससी ने सिलेबस में एक पॉइंट मेंशन कर रखा है, उस पॉइंट को देख लेना, उसके हिसाब से आपको ये आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, अभी सर औरबिंदो घोष की यहाँ पर 150वीं एनिवर्सरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये व्यक्ति काफ़ी चर्चा में है। तो सर औरोबिंदो के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इनको हम लोग ऋषि औरोबिंदो के नाम से भी जानते हैं। तो सर औरोबिंदो और ऋषि औरोबिंदो एक ही व्यक्ति हैं। प्लस यहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी, नेशनलिस्ट, पोएट, एजुकेशनिस्ट और फिलोसोफर थे। प्लस यहाँ पे बोला गया इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में, कहाँ पर? कैलकाटा में। उसके बाद जो इनके फादर थे एक डॉक्टर हुआ करते थे कैलकाटा से ही। इनकी लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात करें तो 7 साल की उम्र में इनको इंग्लैंड ले जाया गया एजुकेशन के लिए। वहाँ पर इन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल के अंदर यहाँ पे पढ़ाई करी, ठीक है, लंदन में। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में यहाँ पे पढ़ाई करी। सेंट पॉल्स स्कूल पढ़ के मुझे अपने स्कूल की याद आ गई, मतलब लंदन वाला नहीं है, इंडिया वाला ही सेंट पॉल्स स्कूल है वो ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें इनके रोल्स की, तो रोल्स इन्होंने क्या क्या प्ले किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक सर्विस ऑफिसर और एक प्रोफेसर की तरह यहाँ पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। प्लस एक स्टेट सर्विस ऑफिसर भी बने ये जब ये इंडिया रिटर्न हुए 1893 में। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने आने वाले अगले 13 साल के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया। प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा के अंदर काफ़ी काम किया, ठीक है। एक प्रोफेसर रहे बड़ौदा कॉलेज के अंदर। प्लस रिवॉल्यूशनरी तौर पर इन्होंने काफ़ी सारा काम किया। इन्होंने यहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी को ज्वाइन किया, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में। उसके बाद यहाँ पर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट आया, उसके लीडर रहे। 1906 की बात है, यहाँ पर क्या हुआ जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो श्री औरोबिंदो जी थे, इन्होंने अपनी जो पोस्ट थी बड़ौदा के अंदर उसको क्विट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक लीडर बनकर आए नेशनलिस्ट मूवमेंट के। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, ये एक ऐसे पहले पॉलिटिकल लीडर थे भारत के अंदर जिन्होंने यहाँ पर अपना एक न्यूज़पेपर को लेकर आए जिसका नाम था वंदे मातरम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वंदे मातरम कौन लेकर आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो सर औरोबिंदो ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर हुआ? उसके बाद इनको 2 बार मतलब एक तरीके से सेडिशन के चार्ज में पकड़ा गया। सेडिशन मतलब देशद्रोह के चार्ज में यहाँ पर इनको पकड़ा गया। फिलहाल इनको दोनों बार रिलीज़ करना पड़ा क्योंकि कोई प्रॉपर ऐसे एविडेंस सबूत मिले नहीं इनके खिलाफ, तो इनको रिलीज़ भी करना पड़ा। फिर मैंने आपको बताया इनको हम लोग एक ऋषि औरोबिंदो के नाम से भी जानते हैं, योगी ऋषि औरोबिंदो के नाम से। तो योगी से यहाँ पर इनका क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी 1905 में बड़ौदा में, ठीक है। 1908 में इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, अपना जो पहला स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है वो यहाँ पर किया। उसके बाद 1910 के अंदर इन्होंने यहाँ पर पॉलिटिक्स से पूरी तरह से बाहर आ गए, पौंडीचेरी गए, ठीक है। वहाँ पर अपने आप को यहाँ पर पूरी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर डिवोट कर दिया। फिर उसके बाद अपने बाकी 40 ईयर्स जो पौंडीचेरी में रहे वहाँ पर इन्होंने नए नए मेथड्स को सिखाया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के नए नए मेथड्स को यहाँ पर लेकर आए, जिसको इन्होंने इंटीग्रल योगा का नाम दिया। लिटरेरी वर्क्स मतलब काफ़ी कुछ लिखा इन्होंने। एक जर्नलिस्ट भी यहाँ पर रहे हैं और पहले फिलोसफिकल जो मैगजीन थी जिसका नाम था आर्या,
इसको पब्लिश किया गया इनके थ्रू 1914 में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं तो मैं आप लोगों को देख के बता सकता हूँ, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हों तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन बने पड़े हैं, ये बुक किसके थ्रू लिखी गई थी, ये न्यूज़पेपर किसके थ्रू पब्लिश किया गया था। तो मैं डायरेक्टली जैसे मैंने ये देखा तो यहाँ पर प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्या है, एक जर्नलिस्ट थे और फर्स्ट फिलोसॉफिकल मैगजीन जो आई थी यहाँ पर जिसका नाम आर्या था, उसको यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया था। प्लस उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा, जैसे द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री यहाँ पर लिखा। टीचिंग्स में हम लोग बात करें तो इन्होंने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को फाइंड किया। और फिर उसके बाद लास्ट में औरबिंदो घोष जी की डेथ हो जाती है 5 दिसंबर 1950 के अंदर। तो इनके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिलेबस के अंदर स्टैट्यूटरी लॉस के बारे में मेंशन्ड है, तो ये डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एनसीपीसीआर के बारे में, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनसीपीसीआर क्या है, यह है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। तो जो हमारे बच्चे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया है जिसका नाम एनसीपीसीआर है। आरटीपीसीआर नहीं, एनसीपीसीआर, वैसे याद रख सकते हो आरटीपीसीआर से एनसीपीसीआर, ठीक है। आर्टिकल आप देख पाओगे पीआईबी से लिया गया है और पीआईबी वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है, सरकार डायरेक्टली यहाँ पर डेटा को पब्लिश करती है। तो हुआ क्या है, जो एनसीपीसीआर है इसने अभी अपना 17th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया, जिस वजह से ये चर्चा में आया। तो एनसीपीसीआर के बारे में इक्का दुक्का चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। एनसीपीसीआर को सेटअप किया गया था मार्च 2007 में, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर में। तो इस एक्ट के अंडर में 2007 में इस बॉडी को हम लोग लेकर आए। क्लियर हुआ। इस कमीशन ने स्टार्ट किया अपना काम 5 मार्च 2007 से। उसका जो एनसीपीसीआर है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मतलब एक एक्ट के माध्यम से आई है ये बॉडी, जो एक्ट के माध्यम से आती है वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और यही जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड डायरेक्टली आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आती है। प्लस अब यहाँ पर चाइल्ड की प्रोटेक्शन देती है, मतलब चाइल्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो चाइल्ड की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होगी, तो इस सीपीसीआर एक्ट में, सीपीसीआर कौन सा एक्ट है, मतलब कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, इस एक्ट के अंदर बताया गया बच्चा वो है जिसकी उम्र 0 से 18 ईयर्स की है, ठीक है। 18 से ऊपर हो चुके हो तो बच्चे नहीं रह गए हो। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे एनसीपीसीआर के कंपोजिशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो कमीशन है इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है प्लस 6 और मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 विमेन होनी ही चाहिए, ठीक है। इन व्यक्तियों में से 2 तो विमेन होनी चाहिए। अब इन लोगों का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार, केंद्र सरकार खुद करती है। 3 साल के लिए यहाँ पर ये सभी लोग अपॉइंट किए जाते हैं। जो मैक्सिमम एज है इस कमीशन के अंदर सर्व करने के लिए वो आपको 65 ईयर्स की देखने को मिलती है चेयरमैन के लिए और 60 साल देखने को मिलती है बाकी मेंबर्स के लिए। तो मतलब जो ये 6 मेंबर हैं ये आगे 60, अगर इनको इलेक्ट कर लिया जाए तो इनकी जो बेसिकली जो उम्र है मैक्सिमम एज वो 60 साल रहेगी और जो चेयरमैन है उसकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 65 ईयर्स रहेगी। क्लियर हुआ। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। नाउ अब फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपने वीडियो अच्छे से सुन लिया है तो। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो JCPOA है ये यहाँ पर साइन किया गया था, इसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं प्लस P5+1 डील के नाम से भी जानते हैं। तो ये डील साइन करी गई थी ईरान और P5+1 कंट्रीज के बीच में। तो P5+1 मतलब ये 6 कंट्रीज है, 6 के 6 कंट्रीज बहुत आराम से आपको याद होंगे, काफ़ी बार पूछी गई हैं और इन 6 की 6 कंट्रीज का नाम आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर इंडिया का पहला दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को एस्टेब्लिश किया जाएगा, लेकिन कौन से एरिया में, उस एरिया का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, ट्रेड डेफिसिट को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम फटाफट बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन से पॉलिटिकल लीडर थे जो कि एक न्यूज़पेपर वंदे मातरम को लेकर आए थे, तो यहाँ पर उनका नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है लेकिन कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, उस मिनिस्ट्री का नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, जो यहाँ पर एनसीपीसीआर बेसिकली यहाँ पर ये जो पूरी बॉडी देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको 6 अलग मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो जो चेयरपर्सन होता है उसकी कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम एज उसके लिए क्या डिफाइन करी गई है और बाकी सारे मेंबर्स के लिए मैक्सिमम एज क्या डिफाइन करी गई है, तो वो मैक्सिमम एज आप लोगों को बतानी है। नाउ अभी रुक जाओ 1 मिनट, तो इनको सॉल्व करना, खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, अदरवाइज हम लोग पूरे वीडियो का एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं और इस क्विक रिवीजन के दौरान आपको सारे के सारे आंसर्स पता चल जाने वाले हैं, ठीक है।
तो वैसे अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया JCPOA के बारे में, यानी कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर डील है, ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानते हैं, प्लस जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। ये जो डील है ये ईरान के साथ 6 कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, US और जर्मनी। तो आई होप यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। इस डील के अंदर यहाँ पर क्या क्या हुआ था मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझाया। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें स्ट्रक्चर बना के मैंने आप लोगों को समझा रखी है। 6 कंट्रीज़ के बीच में डील थी। इजराइल और सऊदी अरेबिया यहाँ पर इसके बिल्कुल अगेंस्ट में है, ईरान के बिल्कुल अगेंस्ट में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर डील की कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर डील को एक तरीके से मैंने आपको बताया 2015 में हुई, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर निकल गए। फिर उसके बाद यहाँ पर अब वापस से जो बाइडन फोकस कर रहे हैं इस डील को वापस से रिस्टोर किया जाए। प्लस इस डील का इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा? अगर डील हो जाती है तो भारत यहाँ पर चाबार पोर्ट का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएगा। प्लस जो INSTC कॉरिडोर है हम लोग इसका भी यूज़ अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। अभी रिसेंटली आर्टिकल आया है, तमिलनाडु सरकार ने डिसाइड किया है दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को बनाया जाएगा पाक बे वाले एरिया के अंदर। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि दुगोंग कंजर्वेशन एरिया गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे वाले एरिया में देखने को मिलने वाला है। एरिया यहाँ पर आप लोकेशन देख पा रहे होंगे। दुगोंग का साइंटिफिक नेम दुगोंग और दुगोन के नाम से जानते हैं। इसको सी काउ समुद्री गाय भी बोला जाता है। IUCN स्टेटस वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। थ्रेट क्या है? बॉटम ट्रॉलिंग थ्रेट और ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रेट है, ये मैंने आपको बताया। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया जो ये ट्रेड डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है वो हमने अच्छे से समझा। प्लस यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, वो है नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान रखना, मतलब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है। जब भी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, वो हमारी ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन होती है। रीज़न क्या क्या है अभी हमने डिस्कस किया। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बन जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने सर औरोबिंदो के बारे में पढ़ा, ठीक है, रिसेंटली काफ़ी चर्चा में है। औरोबिंदो जी के बारे में हमने पढ़ा, इनको ऋषि औरोबिंदो के नाम से भी जानते हैं हम लोग यहाँ पर। प्लस कहाँ कहाँ पर इन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो हमने डिस्कस किया, क्या क्या कुछ यहाँ पर इन्होंने लिखा है। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि अगला क्वेश्चन बात करता था, जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है ये यहाँ पर किसके थ्रू लाया गया था? तो यहाँ पर सर औरोबिंदो के थ्रू लाया गया था। प्लस उसके बाद NCPCR के बारे में हमने डिस्कशन किया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, जो ये NCPCR है, ठीक है। इसका अभी 17 फाउंडेशन डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। NCPCR को कब सेटअप किया गया? प्लस NCPCR स्टडरी बॉडी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया NCPCR कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें NCPCR की, तो इसमें आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिलेगा, 6 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। चेयरपर्सन की मैक्सिमम एज 65 साल है और बाकी 6 पर्सनस की जो लोग हैं उनकी जो एज है वो लगभग मैक्सिमम 60 ईयर्स की देखने को मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेना, मैंने आप लोगों को जो बताया है ना भी वंदे मातरम न्यूज़पेपर के बारे में, तो उसके बारे में जब आप लोग डिटेल्स देखोगे तो आपको पता ये चलेगा वंदे मातरम एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर तो था। इसको बिपिन चंद्र पाल ने यहाँ पर फाउंड किया था 1905 में। इस न्यूज़पेपर को एडिट किया जाता था सर औरोबिंदो के थ्रू। तो यहाँ पर इसको एक करेक्शन है, ध्यान रखना इसको। तो इस न्यूज़पेपर को एडिट सर औरोबिंदो करते थे, बट फाउंड जो है बिपिन चंद्र पाल के थ्रू किया गया था। तो ध्यान रखना इसके बारे में। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको आगे भी मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों को इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर देना, टारगेट है 2K+ लाइक्स का। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।